मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने शीत युद्ध के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारियों पर चर्चा की थी कि शीत युद्ध किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय जगत पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर, मतलब 1945 से लेकर 1990-91 तक शीत युद्ध व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता रहा। इस पूरी अवधि में, लगभग 45-50 वर्ष की अवधि में जितनी भी घटनाएं घटी, उन सभी घटनाओं में एक पक्ष सोवियत संघ था, दूसरा पक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका था और इन दोनों के बीच टसल चलता रहा, मतभेद चलता रहा, तू में होती रही और सभी प्रकार से तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बुरी तरह से प्रभावित किया। आज देखें कि शीत युद्ध की प्रगति किस किस प्रकार से हुई और किस प्रकार से शीत युद्ध के कारण कई प्रकार की घटनाएं कैसे घटी, उन घटनाओं में विभिन्न दोनों पक्षों का रुख, उनका दृष्टिकोण, उनका व्यवहार क्या था। तो इसकी प्रगति में विभिन्न प्रकार की घटनाओं का हम उल्लेख करेंगे और उन घटनाओं की संक्षिप्त में आपसे चर्चा करेंगे। प्रगति के अंतर्गत अलग अलग कालखंडों में इस पूरी अवधि को बांटा गया है, जिसमें पहला कालखंड है 1946 से 1953। 1946 से शीत युद्ध का प्रारंभ लगभग माना जाता है, लेकिन यह सच है कि शीत युद्ध उस समय से शुरू हो चुका था जब रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। क्योंकि उस जमाने में रूस दुनिया का सबसे पिछड़ा हुआ राष्ट्र माना जाता था और रूस में इतनी क्षमता, इतनी शक्ति नहीं थी कि वह दुनिया के बड़े राष्ट्रों, जो महाशक्तियां थीं, उनका मुकाबला कर सकता, उनका सामना कर सकता था। इसलिए शीत युद्ध लगभग सुप्तप्राय था। लेकिन जैसे ही 1917 में रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई, रूस का नया नामकरण किया गया, सोवियत संघ के नाम से उसको जाना गया, तब से वह सोवियत संघ पश्चिमी देशों की आंखों की किरकिरी बन गया। क्यों? क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था दोनों एक दूसरे के सर्वथा विपरीत हैं। दोनों दो किनारे पर हैं, जिनके बीच मेल मिलाप की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। पूंजीवादी व्यवस्था ओपन कंपटीशन, खुली प्रतियोगिता में विश्वास करती है, निजी संपत्ति को मान्यता देती है और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार करती है। इसके ठीक विपरीत साम्यवादी व्यवस्था है। साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत पूरी संपत्ति पर राष्ट्र का, राज्य का अधिकार होता है, निजी संपत्ति नहीं होती और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी रूप में स्थापित नहीं की जा सकती और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं होना साम्यवाद के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा सकता है। क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था बहुत कड़ी व्यवस्था होती है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था जिसे पूंजीवादी देशों ने स्वीकार किया है, इसको बहुत ही उदारवादी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। लेकिन चूंकि उस जमाने में सोवियत संघ की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह पश्चिमी देशों का किसी भी को मुकाबला कर सके, स्वयं अकेला ही था, स्वाभाविक है वह अन्य राष्ट्रों से थोड़ा दब कर रहा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसी परिस्थितियां बनी, जो पुरानी महाशक्तियां थी उनका अंत हो गया, उनकी स्थिति लगभग खत्म हो गई। क्योंकि इंग्लैंड, फ्रांस भले ही विजयी हुए थे, लेकिन वो पूरी तरह से पस्त हो गए, खत्म हो गए। जर्मनी और इटली का क्या कहना, वो तो ऑलरेडी युद्ध में परास्त हो ही गए थे।
बाकी सब छोटे छोटे राष्ट्र थे, इनका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई ज्यादा महत्व नहीं रहा। दो नई महाशक्तियों का उदय हुआ। दो नई महाशक्तियां दोनों दो ध्रुवों पर थी, एक साम्यवादी गुट, दूसरा पूंजीवादी गुट। दोनों ने गुट बना लिया और दुनिया के विभिन्न देशों को अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हुए उनको अपने गुट में सम्मिलित होने के लिए मनाने का प्रयास दोनों वर्ग के राष्ट्र करने लगे। और इन परिस्थितियों में भारत ने अपनी एक नई विदेश नीति का सूत्रपात किया, जिसे गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। तो देखें, 1946 से शीत युद्ध का प्रारंभ माना जाता है आधुनिक युग में, और इसकी शुरुआत हुई थी फुलटन भाषण से। विंस्टन चर्चिल अमेरिका की यात्रा पर गए, वहां पर उन्होंने फुलटन में भाषण दिया। उस भाषण में विंस्टन चर्चिल ने कहा, हमें तानाशाही के एक नए स्वरूप की समाप्ति के बाद, तानाशाही के नए स्वरूप की समाप्ति के बाद, कौन सा नया स्वरूप था? नाजीवाद, फांसीवाद। इसकी समाप्ति तो यूरोप में हो चुकी है। तो विंस्टन चर्चिल कहता है कि तानाशाही के एक स्वरूप की समाप्ति के बाद हमें नए स्वरूप की स्थापना का विरोध करना है। तानाशाही का नया स्वरूप, तानाशाही का नया स्वरूप क्या? साम्यवादी शासन व्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। वो तानाशाही का एक नया रूप दे करके फुलटन में विंस्टन चर्चिल ने इसको परिभाषित किया कि एक नए तानाशाही व्यवस्था का हमको विरोध करना है, और इसके लिए जो भी हमें उपयुक्त लगे, चाहे गलत हो, चाहे सही हो, चाहे नैतिक हो, चाहे अनैतिक हो, हमें हर प्रकार से, हर दृष्टि से साम्यवादी व्यवस्था का विरोध करना पड़ेगा। विंस्टन चर्चिल के इस भाषण से पूरे अमेरिका में साम्यवाद के विरोध की एक व्यापक लहर चली, और पूरा अमेरिका के साथ साथ यूरोप के देश, विभिन्न राष्ट्र, ये सब साम्यवाद के विरोध में खड़े हो गए, और इस प्रकार से शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। दूसरा है ट्रूमैन योजना। ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद ट्रूमैन जो उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बन गए। ट्रूमैन के राष्ट्रपति बनने के बाद आपको याद होगा, हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम का गिराया जाना ट्रूमैन राष्ट्रपति का निर्णय था। युद्ध की समाप्ति के बाद ट्रूमैन ने अपनी एक योजना बनाई, एक योजना की घोषणा की। उसने यह कहा कि जिन देशों में भी साम्यवादी आक्रमण होता है या साम्यवादी व्यवस्था के द्वारा किसी भी देश में यदि कोई ऐसी कार्यवाही होती है जो उस राष्ट्र को साम्यवाद की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता हो, तो ऐसे प्रत्येक आक्रमण को अमेरिका अपने ऊपर किया गया आक्रमण मानेगा और उस राष्ट्र को सभी प्रकार से सैनिक और वित्तीय सहायता दे करके इस प्रकार के साम्यवादी प्रयास को निष्फल करने का प्रयास करेगा। ये ट्रूमैन योजना है। ट्रूमैन ने इसके अंतर्गत सोवियत संघ को खुली चेतावनी दे दी कि यदि भलाई चाहते हो तो पूंजीवादी राष्ट्रों की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत मत करना। इसके बाद मार्शल योजना की घोषणा हुई। मार्शल ट्रूमैन राष्ट्रपति के शासनकाल में विदेश सचिव था। तो मार्शल ने अपनी योजना की घोषणा करते हुए कहा कि पूरे यूरोप के पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है, नहीं तो ये यूरोप के देश, पश्चिमी यूरोप के देश, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, जर्मनी बीच में, जर्मनी पर दो राष्ट्रों का, दोनों पक्षों का कब्जा, आधा आधा, जर्मनी का विभाजन हो गया। तो जर्मनी से पूर्व की ओर जितने भी राष्ट्र थे, पोलैंड, हंगरी, बल्गारिया, अल्बानिया, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, ये सब राष्ट्र साम्यवादी खेमे में आ गए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम समय में
सोवियत सेनाओं ने जिन जिन देशों से जर्मन सेना को परास्त किया, इनकी संख्या लगभग 8 थी। इन सभी राष्ट्रों में सोवियत संघ ने सोवियत संघ ने, स्टालिन ने बंदूक की नोक पर वहां की सरकारों को हटा करके साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना कर दी। तो पूरा पूर्वी यूरोप साम्यवादी हो गया था। अब पश्चिम यूरोप बचे, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये तमाम देश। तो इन देशों को पश्चिमी यूरोप कहा गया। तो मार्शल ने अपनी योजना में यह कहा कि यदि हम पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक निर्माण के लिए हम उनको सहायता नहीं देंगे तो ये राष्ट्र भी साम्यवादी घेरे में आ सकते हैं। इसलिए मार्शल ने 12 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की ताकि इन राष्ट्रों का पुनर्निर्माण हो सके और ये राष्ट्र साम्यवाद की ओर झुकने न पाए। ये मार्शल योजना है। देखिए किस प्रकार से अमेरिकन गुट सोवियत गुट को परास्त करने के लिए, उसके चंगुल से राष्ट्रों को बचाने के लिए किस प्रकार की योजना बना रहा है। तो अब अमेरिका ने यह तय कर लिया कि किसी भी देश के ऊपर होने वाला साम्यवादी आक्रमण को अमेरिका अपने ऊपर हुआ आक्रमण मानेगा और उस आक्रमण का पूरी ताकत से प्रतिकार करेगा। इसके बाद कॉमिनफॉर्म साम्यवादियों के द्वारा बनाई गई एक संस्था है। उसका उद्देश्य है दुनिया में साम्यवादी सिद्धांतों का प्रचार करना। तो सोवियत संघ ने क्या किया, अक्टूबर 1947 में कॉमिनफॉर्म की स्थापना की। पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में उसने इसकी शाखाएं स्थापित कर दी और इनको पूरी जिम्मेदारी दे दी कि तुम लोग सबको ही साम्यवादी सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करोगे और पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए काम करोगे। निश्चित रूप से यह जो कॉमिनफॉर्म था, इसका उद्देश्य था पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करना, उसको समाप्त करना और सामूहिक शासन की स्थापना करना। तो देखिए दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए किस प्रकार से ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। इसके बाद आया बर्लिन की नाकेबंदी 1946 में। इन विभिन्न घटनाओं से ट्रूमैन योजना, मार्शल योजना और उधर फुलटन भाषण, इन घटनाओं से सोवियत संघ इतना ज्यादा आग बबूला हो गया कि उसने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। बर्लिन को अपनी तरफ से पूरी तरह से घेर लिया, यहां तक कि आगे चलकर उसने बर्लिन में दीवार, बर्लिन के बीचों बीच दीवार खड़ी कर दी। क्योंकि जर्मनी के पूर्वी भाग पर सोवियत संघ का अधिकार हो गया था, जर्मनी के पश्चिम भाग पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो गया था। मित्र राष्ट्र मतलब मुख्य 3 थे, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका। इसको पश्चिम जर्मनी कहा गया और सोवियत आधिपत्य वाला क्षेत्र पूर्वी जर्मनी कहा गया। यहां तक कि बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी थी, उस बर्लिन में भी इन दोनों पक्षों का अधिकार हो गया। पश्चिमी बर्लिन में मित्र राष्ट्रों का, पूर्वी बर्लिन में सोवियत संघ का। तो सोवियत संघ ने बर्लिन के बीचों बीच दीवार खड़ी कर दी ताकि बर्लिन में रहने वाले लोग, पूर्वी बर्लिन के लोग पश्चिम बर्लिन न जा सकें और पश्चिम बर्लिन में रहने वाले लोग पूर्व बर्लिन में न आ सके। ये देखिए किस प्रकार से दोनों राष्ट्र एक राष्ट्र का किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके बाद जर्मनी का विभाजन 1945 में, यद्यपि इन दोनों पक्षों का जर्मनी पर अधिकार हो चुका था, लेकिन फिर भी पश्चिमी राष्ट्र ये चाहते थे कि दोनों जर्मनी का एकीकरण हो जाए और सोवियत संघ ये नहीं चाहता था। सोवियत संघ चाहता था कि पूरे जर्मनी पर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हो जाए। पश्चिमी गुट चाहता था, पूंजीवादी गुट चाहता था, अमेरिकन गुट चाहता था कि पूरे जर्मनी में पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना हो जाए। तो दोनों पक्षों के बीच तो मनमुटाव चल ही रहा था।
सोवियत संघ कहां हटने वाला था, वो भी स्टालिन जैसा व्यक्ति है, वो कहां हटने से के लिए राजी होगा। तो पश्चिमी देशों ने क्या किया, अपने पश्चिमी जर्मनी के क्षेत्र में उन्होंने चुनाव करवाया और चुनाव करवा करके एक नए राज्य की स्थापना की घोषणा की। उसका नाम दिया गया पश्चिमी जर्मनी, जर्मन प्रजातांत्रिक गणराज्य की स्थापना कर दी। स्टालिन कहां पीछे हटने वाला था, स्टालिन ने भी अपने पूर्वी जर्मनी में एक चुनाव करवा करके वहां पर भी उसने जनवादी गणतंत्र की स्थापना कर दी, नाम दिया पूर्वी जर्मनी। और आखिरकार दोनों जर्मनियों को, पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी को यूनाइटेड नेशंस की भी सदस्यता प्राप्त हो गई। मतलब दोनों जर्मनियों का एकीकरण नहीं हो पाया स्टालिन की हठधर्मिता के कारण। इसके बाद नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 में अमेरिका ने नाटो की स्थापना की घोषणा की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और उसने पूरे पश्चिमी यूरोप के विभिन्न देश जो थे, इन सभी पश्चिमी देशों को उसने इस संधि संगठन में सम्मिलित होने के लिए मना लिया। कनाडा भी शामिल हो गया, इंग्लैंड, फ्रांस और फिर ये इटली और ये यूनान, ईरान, ये सब राष्ट्र, इसके यूनान, टर्की, ये सब नाटो के सदस्य बन गए। ये एक शुद्ध सैनिक संगठन था और इसके प्रावधान में सर्वाधिक प्रमुख था कि यदि इनमें से किसी भी सदस्य राष्ट्र पर साम्यवादी आक्रमण होता है तो अन्य समस्त राष्ट्र इसे अपने ऊपर हुआ आक्रमण मानेंगे और उस आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए ये सब देश मिलकर के आवश्यक कदम उठाएंगे। मतलब सोवियत संघ को स्पष्ट चेतावनी थी कि नाटो संगठनों के राष्ट्रों पर यदि तुमने आक्रमण करने की हिम्मत की तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे, क्योंकि वह राष्ट्र अकेला नहीं होगा, अपितु सब राष्ट्र मिलकर के तुम्हारा प्रतिकार करेंगे। इसने शीत युद्ध को और अपनी चरम सीमा तक पहुंचाने का काम किया। इसके बाद साम्यवादी चीन की स्थापना अक्टूबर 1949, चाओ एन लाई, माओ से तुंग, इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में चीन की मुख्य भूमि पर साम्यवादियों का कब्जा हो गया। वहां पर जो पूंजीवादी सरकार थी, चांग काई शेक की सरकार, जिसे बचाने के लिए अमेरिका ने लाखों डॉलर की सहायता की, लेकिन चाओ एन लाई अपनी सरकार को बचा नहीं पाया। राजधानी और पूरे क्षेत्र पर चीन में साम्यवादियों का कब्जा हो गया। ये घटना थी 1 अक्टूबर 1949। चांग काई शेक को अपनी सरकार ले जाना पड़ा फार्मोसा में, और फार्मोसा में उसने निर्वासित सरकार की स्थापना की। अमेरिका इसी फार्मोसा या ताइवान, दोनों का एक ही, फार्मोसा या ताइवान दोनों एक ही है, तो इसी ताइवान चीन को अमेरिका असली चीन समझता रहा, मानता रहा, और उसने 1971 तक साम्यवादी चीन को मान्यता नहीं दी, और मान्यता नहीं देने के कारण साम्यवादी चीन यूनाइटेड नेशंस का सदस्य नहीं बन पाया था। इसके आगे की घटना और बताएंगे। तो इस साम्यवादी चीन को मान्यता देने के लिए सोवियत संघ ने यूनाइटेड नेशंस में कई बार प्रस्ताव रखा, लेकिन हर बार अमेरिका वीटो का प्रयोग करके उसकी सदस्यता को रोकने में सफल रहा। तो साम्यवादी चीन को यूनाइटेड नेशंस की सदस्यता दिलाने के प्रश्न को लेकर के स्टालिन ने बहुत ज्यादा प्रयास किया था। यहां तक कि साम्यवादी चीन के समर्थन में उसने एक लंबे समय तक यूनाइटेड नेशंस की बैठकों का बहिष्कार भी किया था। इसके बाद आया कोरिया युद्ध।
कोरिया युद्ध ऐसा पहला युद्ध था जहां शीत युद्ध ने गर्म युद्ध का रूप धारण किया। कोरिया की घटना की चर्चा पिछले व्याख्यानों में हो चुकी है। यहां पर संक्षिप्त में देखें, कोरिया के उत्तरी क्षेत्र में सोवियत संघ का साम्यवादियों का कब्जा हुआ, दक्षिणी क्षेत्र में अमेरिका का। लाइन थी 38 डिग्री। उस लाइन को उत्तर में सोवियत संघ, नीचे दक्षिण में अमेरिका। दोनों कोरिया के एकीकरण की चर्चा हुई। सोवियत संघ का विचार था कि यहां से अमेरिका हटे तो मैं पूरे कोरिया को साम्यवादी बनाऊं। अमेरिका का सोचना था कि यहां से सोवियत संघ हटे तो दोनों कोरिया के एकीकृत करके पूंजीवाद व्यवस्था की स्थापना करूं। नहीं हुआ। मामला पहुंचा यूनाइटेड नेशंस में। उसने एक आयोग बनाया। आयोग से कहा गया आप दोनों कोरिया में जाकर के चुनाव कराइए। आयोग दक्षिण में पहले पहुंचा, दक्षिण कोरिया में। उसने अपना चुनाव करवाया, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की। जब यह उत्तर कोरिया को बढ़ने लगा तो उत्तर कोरिया की सरकार ने, साम्यवादी सरकार ने आयोग को आने से मना कर दिया और उसके बाद उत्तर कोरिया में सोवियत संघ ने चुनाव करवा करके एक साम्यवादी सरकार की स्थापना कर दी। और इसके बाद 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया ने पूरी तैयारी के साथ दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। इस मामले को यूनाइटेड नेशंस में पेश किया गया। उस आयोग, जो यहां पर आयोग काम कर रहा था, आयोग ने रिपोर्ट किया कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया है। जब यूनाइटेड नेशंस की बैठक हुई, सिक्योरिटी काउंसिल की जब बैठक हुई, उस बैठक में साम्यवादी चीन की यूनाइटेड नेशंस की सदस्यता को लेकर के सोवियत संघ सिक्योरिटी काउंसिल का बहिष्कार कर रहा था। बचे 4, इंग्लैंड, फ्रांस, पूंजीवादी चीन और अमेरिका। तो इन चारों ने मिलकर के सोवियत संघ की अनुपस्थिति में उत्तर कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर दिया और यह भी प्रस्ताव पारित करा लिया कि उत्तर कोरिया के आक्रमण से दक्षिण कोरिया को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस के झंडे के नीचे दुनिया के विभिन्न राष्ट्र सैनिक सहायता प्रदान करें। लेकिन इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा ने थोड़े थोड़े सैनिक दिए, लेकिन इसके 90% सैनिक अमेरिका के थे। तो अमेरिका के सैनिक थे, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का झंडा लिया और दक्षिण कोरिया की सहायता के लिए पहुंच गए और दोनों कोरिया के बीच दे दनादन लड़ाई शुरू। कोरिया युद्ध ने शीत युद्ध को और बढ़ाया और शीत युद्ध को गर्म युद्ध के रूप में परिणत किया। यह युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के बीच होने वाला युद्ध था और मंच बना कोरिया। इसके बाद जापान के साथ संधि हो गई। सोवियत संघ की उपेक्षा करते हुए इन तीनों राष्ट्रों ने, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका ने जापान के साथ संधि कर ली और जापान को उन्होंने स्वतंत्रता दे दी। जापान के लिए नया संविधान बना करके लागू कर दिया। इस संधि में सोवियत संघ को बुलाया तक नहीं गया। तो ये विभिन्न प्रकार की घटनाएं थी। इन घटनाओं के द्वारा हम जान सकते हैं कि दोनों देशों के बीच किस प्रकार से तनाव बढ़ा। दोनों देशों ने तू-तू में किया। एक दूसरे की जड़ें काटने के लिए इन दोनों राष्ट्रों ने बहुत कुछ काम किया। तो ये शीत युद्ध का पहला युग है। दूसरा है 1953 से 58 तक, ये इसका दूसरा युग है। इस घटना, इसको इसलिए कहते हैं कि 53 में पहला युग समाप्त हुआ और उसके बाद दूसरा युग शुरू हुआ। इसे विभाजन इसलिए किया जाता है क्योंकि 1953 में दोनों गुटों के प्रमुख बदल गए। स्टालिन की मृत्यु हो गई। स्टालिन उग्रवादी नीति का संचालन करने वाला था। उसकी नीतियां बहुत ज्यादा उग्र थी, इतनी उग्र कि सोवियत संघ में उसने लौह पर्दा की स्थापना की। आयरन कर्टेन। आयरन कर्टेन क्या है? लोहे की दीवार स्थापित करना, दीवार बनाकर उसमें लोहा लगाना, ये नहीं है।
इतनी कड़ाई कि सोवियत संघ में जो हो रहा है उसकी जानकारी दुनिया को नहीं होनी चाहिए, और दुनिया में जो हो रहा है उसकी जानकारी सोवियत संघ के लोगों को नहीं होनी चाहिए। इतनी कड़ाई, ये स्टालिन की उग्रवादी नीति थी। स्टालिन के समय में सोवियत संघ की विदेश नीति क्या थी? स्टालिन के समय में सोवियत संघ की विदेश नीति थी, जो हमारे साथ नहीं है वह हमारे विरुद्ध है। देखिए, कूटनीतिक शब्दावली है, जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे विरुद्ध है, मतलब जो हमारा साथ नहीं देगा वो हमारा दुश्मन है। 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो गई। एक बड़ा युग सोवियत संघ का खत्म हुआ। स्टालिन के समान दुर्धर्ष व्यक्ति, लौह पुरुष सोवियत संघ को कभी नहीं मिला। उसमें लाख बुराइयां थी, लेकिन उसने सोवियत संघ को, जो कि किसी जमाने में दुनिया का सबसे पिछड़ा हुआ राष्ट्र माना जाता था, उसने एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। ये स्टालिन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। स्टालिन की मृत्यु हुई। स्टालिन की मृत्यु के बाद दूसरा जो प्रधानमंत्री बना सोवियत संघ का, वह था ख्रुश्चेव। ख्रुश्चेव ने स्टालिन की उग्रवादी नीति को खत्म किया। उसके स्थान पर उसने नई शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का नारा दिया। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का मतलब तुम भी जियो, हमको भी जीने दो। तुम्हें तुम्हारी चीज पसंद है, हमें हमारी चीज पसंद है। हम अपने ढंग से जिए, आप अपने ढंग से जिए। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। अब सोवियत संघ की विदेश नीति क्या हो गई? स्टालिन के समय में था, जो हमारे साथ नहीं है वह हमारे विरुद्ध है। अब ख्रुश्चेव की विदेश नीति हो गई, जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ है। कूटनीतिक शब्दावली है, जो हमारे विरुद्ध नहीं है उसे हम किसी न किसी प्रकार से प्रलोभन देकर के, सहायता देकर के, साथ देकर के उसका समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। ये अब नई नीति सोवियत संघ अपनाने लगा। स्टालिन कालीन जो उग्रवादी नीति थी उसको कम कठोर किया गया, उसकी कठोरता को कम किया गया। इसी प्रकार से अमेरिका में भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ। ट्रूमैन का कार्यकाल 1952 में समाप्त हुआ। 1953 में जनरल आइजनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसलिए दोनों जगहों पर चूंकि सत्ता परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन हो चुका था, इसलिए शीत युद्ध का दूसरा काल यहां से शुरू माना जाता है, 1953 से 58। तो पहला है इसमें जो घटनाएं घटी, सोवियत परमाणु परीक्षण 1953। 1953 के पहले केवल अमेरिका में परमाणु बम था, अमेरिका के पास था। उसने उसका परीक्षण भी कर लिया था हिरोशिमा नागासाकी में। 1953 में सोवियत संघ ने भी परमाणु बम का आविष्कार कर लिया और दुनिया को बता दिया कि अब अमेरिका का वर्चस्व समाप्त हुआ, सोवियत संघ भी परमाणु शक्ति से संपन्न हो चुका है। दूसरी घटना थी हिंद चीन की समस्या। हिंद चीन, कई बार इसको समझ न सकने के कारण इसको इंडिया चाइना बोलते हैं। इंडिया चाइना नहीं है, इंडो चाइना। इंडो चाइना का हिंदी है हिंद चीन। कहां है ये? भारत के बाद और आगे पूर्व की ओर बढ़ते जाइए, बांग्लादेश, उसके बाद फिर से भारत आ जाता है। तो भारत की सीमा से लगा हुआ म्यांमार, म्यांमार की सीमा, उसके बाद थाईलैंड, थाईलैंड के बाद हिंद चीन का क्षेत्र आता है। हिंद चीन में 3 देश सम्मिलित हैं। कंबोडिया, आज उसका नाम कंपुचिया हो गया है, कंपुचिया, लाओस, वियतनाम। इस क्षेत्र में फ्रांस का अधिकार था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
यहां पर स्वतंत्रता आंदोलन हुआ और फ्रांस तो द्वितीय विश्व युद्ध में पस्त हो चुका था, तो यहां पर स्वतंत्रता आंदोलन उग्र होने लगा और जो फ्रांस वापस जा चुका था अपने देश में, अमेरिका की सतह पर फ्रांस फिर आ गया और फ्रांस ने सोचा मैं फिर से वियतनाम को अपना उपनिवेश बना लूं। परिणाम यह हुआ कि वहां के स्थानीय लोग, वियतनाम की जनता और फ्रांसीसी सरकार के बीच संघर्ष शुरू हो गया। यह युद्ध दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला युद्ध था। यह युद्ध 1945 से लेकर के 1975 तक चला, 30 वर्ष तक चला। इस युद्ध में अमेरिका ने इतना ज्यादा खर्चा किया, अमेरिका का इतना ज्यादा साधन, युद्ध और शस्त्रास्त्र साधन खर्च हुए कि यदि कोई दूसरा राष्ट्र यदि यहां पर होता तो शायद कंगाल हो जाता। हजारों की संख्या में सैनिक मारे गए, हजारों की संख्या में बम और ट्रक, विमान, हेलीकॉप्टर, जहाज, तमाम चीजें नष्ट हुई। यहां पर जितना केवल अमेरिका ने जितना बम्बार्डिंग किया वियतनाम में, वह द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों पक्षों के द्वारा बम जितना गिराए गए उससे ज्यादा था। लेकिन फिर भी वियतनाम के लोगों की राष्ट्रीयता की भावना को अमेरिका कुचल नहीं पाया। अप्रैल 1975 में अमेरिका ने यहां पर आत्मसमर्पण किया और इस प्रकार से वियतनाम स्वतंत्र हुआ। दोनों वियतनामों का एकीकरण हो गया। लेकिन वियतनाम की समस्या ने दोनों पक्षों के बीच, जैसे कोरिया में हुआ था, यहां पर भी वियतनाम के कारण शीत युद्ध, गर्म युद्ध का रूप ले लिया था। इसके बाद सीटों की स्थापना, सितंबर 1954 सीटों की स्थापना हुई। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह भी नाटो के समान सैन्य संगठन था। इसके पहले, नाटो के पहले जितने भी ऐसे संगठन बने थे राष्ट्रों के, ये सैन्य संगठन नहीं होते थे, सामान्य संगठन होते थे, संधियां होती थी, समझौते होते थे। लेकिन नाटो ऐसा पहला संगठन था जिसमें इन सदस्य राष्ट्रों के न केवल सैनिक होते थे, अपितु समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त इसको बनाया गया था। नाटो बना करके सोवियत संघ को अमेरिका ने पश्चिम की ओर घेर लिया, ब्लॉक कर दिया। आगे बढ़ने का परिणाम बहुत खतरनाक होगा। अब दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों को लेकर के उसने सीटों बनाया। जब सीटों बनाया उसने, अमेरिका ने, तो भारत को भी आमंत्रित किया गया। भारत ने न केवल सम्मिलित होने से इंकार किया, अपितु इतनी बुरी तरह से जॉन फॉस्टर डलेस को फटकारा कि बेचारा फॉस्टर दुम दबाकर भागा। लेकिन जॉन फॉस्टर डलेस, अमेरिका का विदेश सचिव, जाते जाते बोल गया, इसका परिणाम भारत को भुगतना पड़ेगा। और लंबे समय तक भारत अमेरिका की आंखों की किरकिरी बना रहा और पाकिस्तान ने बिल्कुल खुले तौर पर फॉस्टर डलेस का स्वागत किया। न केवल स्वागत किया, अपितु सीटों का सदस्य भी बन गया। और मजे की बात यह हुई कि जब 1965 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि इसे सीटों के एक सदस्य राष्ट्र पर हुआ आक्रमण मान करके अमेरिका मुझको सैनिक सहायता प्रदान करे। जबकि नाटो, सीटो, सेंटो तीनों पैक्ट में एक प्रावधान था कि यदि सदस्य राष्ट्रों पर साम्यवादी आक्रमण होता है तब, और भारत साम्यवादी राष्ट्र नहीं था, इसलिए भारत बच गया। और अमेरिका ने कहा भारत साम्यवादी राष्ट्र नहीं है, इसलिए इसको साम्यवादी आक्रमण नहीं मानेंगे। तो ये सीटों की स्थापना ने भी शीत युद्ध को और बढ़ाया। उसके बाद वार्सा पैक्ट हुआ मई 1955 में।
अमेरिका ने नाटो सीटो बनाया, आगे चल करके सेंटो बनाया। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ ने कहा अच्छा ये बात है, चलो हम भी एक संगठन बनाते हैं। उसने अपने साम्यवादी देशों को लेकर के वार्सा पैक्ट बनाया 1955 में, और स्पष्ट रूप से उसमें प्रावधान किया यदि इनमें से किसी भी हमारे सदस्य राष्ट्र पर अमेरिकन या पूंजीवादी आक्रमण होता है तो अन्य सब राष्ट्र मिलकर उसका संयुक्त रूप से मुकाबला करेंगे। वार्सा पैक्ट नाटो सीटो सेंटो का जवाब था। किसी भी दृष्टि से दोनों में से कोई कम या कोई दोनों अधिक नहीं थे। 1920 की स्थिति थी, और इन तीनों संगठनों का जवाब अकेले सोवियत संघ ने एक संगठन वार्सा पैक्ट बनाकर दिया। इसके बाद हंगरी संकट 1956 में एक घटना घटी। हंगरी सोवियत गुट का एक सदस्य राष्ट्र था। हंगरी में चुनाव हुए और संयोग से एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का समर्थक था। उसने प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेते ही नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं देने की घोषणा कर दी। सोवियत संघ को पसंद नहीं आया। उसने हंगरी पर टैंकों से आक्रमण किया और टैंकों से आक्रमण करके हंगरी में ये जो प्रधानमंत्री था उसको अपदस्थ किया और वहां पर एक साम्यवादी नेता को बिठाया। ये हंगरी संकट है। एक मजे की बात, ये हंगरी संकट है, उसी समय श्वेत संकट उत्पन्न हुआ था। श्वेत संकट भी 1956 का टाइम है। श्वेत संकट के श्वेत नहर के राष्ट्रीयकरण के कारण इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल ने मिलकर के मिस्र पर आक्रमण किया था। तो पंडित नेहरू ने इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल की कटु से कटु आलोचना की और उनको युद्ध बंद करने के लिए बाध्य किया, मतलब कि प्रेशराइज किया, इंसिस्ट किया। और इसी बीच हंगरी संकट की घटना घटी। जब हंगरी संकट की घटना घटी तो भारत के लिए चुप रहना जरा मुश्किल हो गया और पत्रकारों ने पत्रकार तो जानते ही हैं कहां से कहां पहुंच जाते, क्या नहीं पूछते। तो पत्रकारों ने कहा तेरा क्या होगा, हंगरी संकट में कुछ बोलिए। आपने श्वेत संकट के समय तो इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल की कटु आलोचना की, हंगरी संकट में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो पंडित नेहरू ने दबी जुबान से सोवियत संघ की आलोचना करके सोवियत संघ को नाराज कर दिया। सोवियत संघ को भारत का यह रवैया पसंद नहीं आया। ये 1953 से 1958 तक की विभिन्न प्रकार की घटनाएं हैं और इन घटनाओं ने शीत युद्ध को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया। आप आज के व्याख्यान यहां पर हम समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में 1958 के बाद की विभिन्न प्रकार की घटनाओं का हम अवलोकन करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।